तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मांग की लोच। और वास्तव में हमारी किताब में लिखा हुआ है मांग की लोच, लेकिन हम लोग मांग की कीमत लोच को पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इससे पहले का जो वीडियो है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो पर स्क्रीन पर दिख जाएगा। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है इससे पहले का वीडियो कौन सा था, क्योंकि प्ले लिस्ट कुछ ऐसी है जिसमें अलग अलग वीडियो शेयर हो रहे हैं। ठीक, तो अभी वो कंफ्यूजन आ रहा है, इसलिए आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पुराना वीडियो मिल जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान भी है, लेकिन कुछ लोग हमारी जो भी बजट रेखा है या मांग वक्र है, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने प्रवणता की बात की थी। तो मांग वक्र की प्रवणता से कई लोग इसको लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि दोनों चीजें अलग अलग है। तो कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, लोच को हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी इंग्लिश में। अब लोच इलास्टिसिटी बोलते हैं तो इसको ई से प्रेजेंट कर देते हैं, और किसकी निकालने हैं? डिमांड की। तो डिमांड यानी कि मांग, तो ऐसे हम लोग लिख देते हैं इसका फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला मैं पहले बता दूंगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? लिखिए ऊपर परसेंटेज, ठीक है, यानी कि प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, मांग में। किसमें? मांग में। और नीचे आ जाएगा क्या? प्रतिशत परिवर्तन कीमत में। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? इसका यह मतलब हुआ कि कोई चीज थी, आपने क्या किया? आपने उसकी कीमत बढ़ा दी। अब बढ़ा दी, और मांग के नियम में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी चीज की अगर कीमत बढ़ेगी, और अगर कोई सामान्य वस्तु है, कोई निम्न स्तरीय वस्तु नहीं है, ज्यादातर वस्तु निम्न स्तरीय वस्तुएं नहीं होती हैं किसी भी उपभोक्ता के लिए, तो अगर कोई सामान्य वस्तु है तो क्या हो जाएगा? उसकी मांग कम होने लगेगी। क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। और इसका मतलब अगर आपने प्राइस बढ़ाया और मांग कम हो गई, ये तो सबको पता है, मांग का नियम ये बोलता है। लेकिन आप ये सोचिए कि मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं। क्या हूं? दुकानदार। तो मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं। पहले मैं 10 रुपए का पेन देता था, मैंने 10 की जगह 12 रुपए का पेन देने लगा। अब मान लीजिए कि पहले मेरे जितने भी पेन थे, 20 पेन बिक जाते थे। कितने बिक जाते थे? 20। तो मुझे कितने रुपए मिल जाते थे? 10 रुपए का तो एक पेन था, और सारे पेन मिलाकर के मैं बेच रहा था 20, तो मुझे 200 रुपए मिल जाते थे। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मैं 10 की जगह 12 रुपए का बेचने लगा। कितने का बेचने लगा? 12 रुपए का। और 12 रुपए के साथ ये मान लीजिए कि हो सकता है कभी मांग इतनी ज्यादा घट जाए कि जैसे ही 12 रुपए हुआ तो सब लोग ये सोचें, यार बगल की दुकान पे तो 10 रुपए का मिल रहा है, तो इस समय एक भी पेन नहीं खरीदेंगे। तो हो सकता है कि मांग बिल्कुल जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो। तो मुझे अब तो 0 रुपए मिल रहा है, एक भी रुपया नहीं मिल रहा। ठीक, और ये सोचिए कि सारे बच्चों का बोर्ड एग्जाम है, और मैं गांव में, मेरी अकेली दुकान है। क्या है? मेरे अकेले की दुकान है, और मैं थोड़ा दुष्ट दुकानदार हूं। तो मैं क्या करता हूं? मैंने 10 रुपए का पेन 12 रुपए का कर दिया, और मुझे पता है कि बच्चे, बोर्ड का एग्जाम है, सारे लोग परीक्षा लिखने जा रहे हैं, तो अब कहीं शहर तो जाकर तो ले नहीं देंगे, और मेरी अकेले की दुकान है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? जितने लोग पेन पहले खरीद रहे थे उतने ही लोग अभी भी खरीदेंगे। ठीक, तो मुझे 240 रुपए मिल जाएगा। अच्छा, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा शहर है जहां पर और दुकानें भी हैं, लेकिन कोई इंसान सोच रहा है कि चलो यार अभी काम, टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, पेन खरीद लेते हैं, है ना। तो वहां पर भी कुछ लोग खरीद सकते हैं, कुछ नहीं खरीदेंगे, तो यहाँ पर मांग कम हो जाएगी। अब मान लीजिए 17 लोगों ने पेन खरीदा, तो आपको कितना रुपए मिल जाएगा? 204 रुपए मिल जाएगा। ठीक, बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं, अब समझिए। पहली बार 10 रुपए की कीमत थी, 20 पेन बिक जा रहे थे, 200 रुपए मिल रहे थे। तो दुकानदार को जो कुल रुपए मिल रहा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। व्यय कितना किया? सारे बाजार ने कितना व्यय किया? 200 रुपए। या फिर सारे जो भी पेन बेच रहा है, जो बेचने वाला इंसान है, उसकी कितनी अर्निंग हुई, उसकी कितनी इनकम हुई, उसकी आमदनी क्या हुई? 200 रुपए। ठीक, लेकिन अब उसने क्या किया? पैसे बढ़ा दिए, कीमत बढ़ा दी। अब कीमत बढ़ाने से क्या क्या हो सकता है? कीमत बढ़ाने का ये भी हो सकता है कि हो सकता है इसकी कुल आमदनी बढ़ जाए, जैसा कि यहां पर हो रहा है। देखो, पहले 200 हो रही थी, 240 हो गई, यहां पर भी बढ़ गई है, 204 हो गई है ना। 200 थी पहले, अब 204 हो गई, इसका मतलब बढ़ गई। लेकिन यहां पर तो यार बिल्कुल जीरो भी हो गई। ऐसे ही मान लीजिए 17 की जगह कुछ और कम लोग खरीदते हैं, 15 लोग ही खरीदते हैं, तो क्या हो जाता है? 180 रुपए हो जाती। तो यहां पर भी क्या हो जाती? घट जाती। यहां पर बढ़ गई है, यहां पर बढ़ गई है, यहां पर तो बहुत ही ज्यादा घट गई है, और यहां पर ये हमारी ओरिजिनल दे रखी थी। तो अब क्या समझ में आ रहा है? इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है
कि यार ये देखो, अगर कोई इंसान या कोई भी बेचने वाला प्राइस बढ़ाता है, कीमत बढ़ाता है, तो मांग तो घटेगी, सामान्य वस्तु है तो मांग तो घटेगी। लेकिन अगर मांग कीमत जितनी बढ़ाई है उतनी ना घटे, समझ रहे हैं, कीमत जितनी बढ़ाई है प्रतिशतता में, परसेंटेज में, अगर कीमत आपने परसेंटेज में ज्यादा बढ़ा दी और मांग उतनी परसेंटेज में नहीं गिर रही है, तो क्या हो जाएगा, आपको कुल जो फायदा हो रहा है ना, कुल आपके पास जो इनकम आ रही है, कुल रेवेन्यू जो आ रहा है वो बढ़ जाएगा। लेकिन उल्टा हो जाए कि आपने कीमत बढ़ाई और मांग बहुत ही ज्यादा कम हो गई, जैसे कि ये वाला केस देखो, है ना, या फिर ये वाला केस देखो कि आपने यहाँ पे 10 रुपए था, 10 रुपए से 12 रुपए कर दिया, तो कितनी बढ़ाई कीमत, आपने 20% बढ़ा दी। 10 का 20% 2 रुपए हुआ, तो 2 रुपए आपने और बढ़ा दिया, तभी तो 10 से 12 हुआ। और यहां देखो यार क्या हो रहा है, यहां पर पहले मांग थी 20, अब रह गई 15, तो कितने परसेंट मांग गिर गई बताइए, 25% मांग गिर गई है। कितनी, तो बढ़ाया आपने 20%, मांग गिर गई 25%, तो कुल मिलाकर के जो भी हमारा रेवेन्यू बन रहा है वो क्या हो गया, कम हो गया, गिर गया। ये बात है। तो ये बात, इसका मतलब क्या हुआ कि मांग हमेशा प्राइस पर डिपेंड कर रही है ना, हम लोगों ने ये पढ़ा, ये मांग का नियम है। अब मांग, प्राइस बढ़ाने से, कीमत बढ़ाने से मांग में कितना परिवर्तन आ जाएगा, उसी को जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग उसको क्या किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, मांग की कीमत लोच, कि कीमत आपने बढ़ा दी तो मांग कितनी ज्यादा कम हो जाएगी। देखिए एक चीज तो दिमाग से बिल्कुल बैठा लीजिए कि आप जब भी कीमत बढ़ाएंगे तो मांग कम तो होगी, लेकिन आपने कीमत जितनी बढ़ाई है क्या उतनी ही मांग कम हुई, या आपने कीमत जितनी बढ़ाई उससे ज्यादा मांग कम हो गई, या आपने जितने प्रतिशत में कीमत बढ़ाई उतने प्रतिशत की तुलना में बहुत कम ही मांग कम हुई। समझ गया। तो 3 केसेस बन रहे हैं, नहीं समझ में आया, समझिए। पहली बार क्या हुआ कि आपने मांग जो है ना, कीमत अपनी बढ़ाई, आपके हाथ में क्या है, कीमत है, और कीमत जब आप बढ़ा रहे हो तो मांग किस तरह से बदल रही है, मांग कितनी सेंसिटिव है ना, इसको बोलते हैं अनुक्रियात्मकता। तो मांग की अनुक्रियात्मकता कितनी है वो हम लोग पढ़ते हैं मांग की लोच में। तो ये एक बार समझ में आ गया, अब बहुत ही आसान है, हम इसके ऊपर कुछ ग्राफ्स बनाएंगे, कुछ कर्व्स बनाएंगे, बहुत ही आसानी से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी में हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे स्टार्टिंग में जो कीमत थी वो पी थी, है ना, और हमारी कितनी क्वांटिटी बिक जा रही थी, क्यू बिक जा रही थी। तो रेवेन्यू क्या मिल रहा था किसी को, पी रुपए में बेचा जा रहा है और टोटल क्यू बेच रहा है, तो पी क्यू हमारा रेवेन्यू हो गया कि कुल हमें कितना पैसा मिलेगा बेचने वाले के दृष्टिकोण से। अच्छा, अब क्या हुआ, हम लोगों ने प्राइस बदल दिया, क्या किया, प्राइस बदल करके हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो P प्लस डेल्टा P कर दिया। 10 रुपए था 11 कर दिया, तो 11 को कैसे लिखा यहाँ पे, 10 प्लस 1 कर दिया। ठीक, ये हो गया। और ऐसे ही हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। मान लो पहले जो क्वांटिटी वो चल रही थी, कितनी चल रही थी, 20 चल रही थी, अब क्वांटिटी हमारी घट करके 19 रह गई, कितनी रह गई, 19 रह गई। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो जो क्यू में परिवर्तन आएगा वो क्या आ जाएगा, क्यू प्लस डेल्टा क्यू। समझना ध्यान से, आप तो कहोगे सर यहाँ पे तो क्वांटिटी कम हो रही है, गिर रही है, बात सही है, जब भी हम प्राइस बढ़ाएंगे क्वांटिटी गिरेगी, ये तो हमें पता ही है। लेकिन जब हम लोग इलास्टिसिटी यानी कि लोच पढ़ रहे होते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, निरपेक्ष मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, निरपेक्ष मान। और निरपेक्ष मान ये बताता है कि अंतर कितने का हुआ, तो वास्तव में तो ये कितने का अंतर हुआ, 20 धन -1, ऐसे लिखोगे आप, क्या लिखोगे, 20 धन -1। तो अंतर जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है, एक ही का अंतर हुआ, है ना, एक बढ़ रहा है तो भी एक अंतर, एक घट रहा है तो भी एक अंतर है। और निरपेक्ष मान में इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, ई डी, और दोनों तरफ ऐसे लाइन खींच देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम निरपेक्ष मान निकाल रहे हैं। अच्छा, तो अब इसी प्रश्न में हम लोग यहाँ पर मांग की लोच निकालने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, मांग की लोच निकालने की। तो देखिए प्रतिशत परिवर्तन किसमें, मांग में, और यहाँ पे क्या है, कीमत में। तो हमें मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या होता है प्रतिशत परिवर्तन, अब 19 हो गई, बाद में पहले था 20, तो कुल परिवर्तन क्या होगा, 19 माइनस 20, पहले क्या था 20, और इसमें आपने क्या कर दिया, 100 से गुणा कर दिया। तो ये किसमें आया प्रतिशत परिवर्तन, ये तो आ गया मांग में। ऐसे ही आप प्राइस में निकालोगे, तो प्राइस क्या होगा, बाद में क्या हो गया 11, पहले क्या था 10, तो जो पहले था उससे आप विभाजित कर देते हो। ठीक है, यहां पर भी जो बाद में हो गया 19 बिक रहा है, पहले कितना बिक रहा था 20, और जो पहले आपका टोटल क्वांटिटी थी उससे आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर देते हैं ना, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइडेड बाई क्यू इनिशियल इनटू 100। ऐसे ही P फाइनल माइनस P इनिशियल, इनिशियल मतलब प्रारंभ में क्या था, और P इनिशियल
गुणे 100 है ना, गुणे 100, ये हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर भी आपने 100 से गुणा कर दिया, ठीक। अब गुणा भाग करोगे, ये तो 100 से 100 सीधा सीधा कट गया, दिख रहा है आपको, है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मॉड लगा हुआ है तो यहां पर भी आप मॉड लगा दोगे, ये जो लाइन खींचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मॉड, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए ऊपर आपका क्या था, -1/20, और उसमें भी आप क्या कर रहे हो, पूरे में भाग दे रहे हो किससे, 1/20 से, और पूरे का मॉड है। तो मॉड का मतलब हो जाएगा कि जो भी उत्तर आएगा वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो गया 1/20, सॉरी यहां पर 1/20 नहीं, यहां पर आया 1/10, और 1/20 में आप 1/10 से भाग कर रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो, आप 10/1 से गुणा कर रहे हो, भाग का उल्टा गुणा होता है। तो यहां पर आपका अगर मॉड है तो क्या हो जाएगा, 1/2 उत्तर आ गया, समझ गए, कितना उत्तर आया, 1/2। आराम से, बिल्कुल आराम से किया हम लोगों ने। अब समझ लो कि इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ यार कि हम लोगों ने कीमत बढ़ाई, क्या किया, कीमत बढ़ाई, कितनी बढ़ाई कीमत, 10 से 11 कर दी, तो कितने प्रतिशत कीमत बढ़ा दी, 10%, क्या बढ़ा दी, 10%। और मांग में परिवर्तन कितना हुआ, पहले 20 था अब रह गया 19, तो मांग में जो परिवर्तन हुआ है वो 5% ही हुआ है, कितना हुआ है, 5%। तो प्राइस कितना बढ़ गया, कीमत कितनी बढ़ गई, 10%, और क्वांटिटी कितनी कम हो गई, सिर्फ 5%। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पैसे बढ़ा दिए आपने और उतनी क्वांटिटी की मांग कम नहीं हुई। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका कुल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और यहां समझिए कि आपने कीमत जितनी बढ़ाई उससे कम क्या हुई, जो मांग में परिवर्तन है वो उससे कम है। कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, 10% राजा बाबू, ध्यान से समझना, बहुत आसान है, एक बार समझ जाओगे भूलोगे नहीं। मांग में कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, 10%, और मांग में क्या हुआ, 5%। तो जब भी मांग में परिवर्तन कीमत के परिवर्तन से कम हो तब हम उसको बोल देते हैं कि इसमें लोच नहीं है। क्या बोल देते हैं, लोच नहीं है। इसको हम लोग बोल देते हैं इंग्लिश में इनइलास्टिक। क्या बोल देते हैं, इनइलास्टिक है ना। और हिंदी में बोल देते हैं क्या, कि लोच नहीं है। और लोच नहीं है इसी को हम लोग बोल देते हैं, एक शब्द होता है जिसको बोल देते हैं बेलोचदार, कोई लोच नहीं है, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये लोचदार नहीं है, बेलोचदार है। अच्छा, तो बेलोचदार वैसे जो शब्द है ना वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक है, क्योंकि कुछ तो लोच थी ना। ऐसा तो था नहीं कि पहले भी 20 बिक रही थी अभी भी 20 बिक रही है, लेकिन जितना प्राइस में चेंज आया उतना चेंज नहीं आया। तो यहां पर लोच है, लेकिन प्राइस के चेंज से कम चेंज हुआ है हमारी क्वांटिटी में, इसलिए लोच कम है। समझ रहे आप, आधी हो रही है, यहां पर आधी से और भी ज्यादा कम हो सकती थी, समझ गए। तो यहां पर कितना परिवर्तन आ रहा है उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं। और अगर बिल्कुल भी लोच ना हो, समझ लो, बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो रहा हो, पहले भी आप 20 बेच मांग थी, अभी भी 20 की मांग है। जैसे मैंने बोर्ड परीक्षा का उदाहरण दिया था, तो बोर्ड परीक्षा में बच्चे पहले भी 20 पेन खरीद रहे थे, अभी भी 20 पेन खरीद रहे हैं। तो वहां पर मांग कैसी थी, पूरी तरह से बेलोचदार है। और उसमें क्या हो जाएगा, उसमें समझिए कैसे हो जाएगा, उस वाले केस में समझिए, पहले भी आप 20, अब यहां पर 19 हो गया ना बाद में, लेकिन उस वाले केस में क्या होता है, 20 - 20 कर देते, फिर बटे 20 करते, फिर गुणे 100 करते। अरे भाई पहले ही अगर 20 में से 20 कट गया तो शून्य हो गया, तो शून्य में आप किसी का भी गुणा करोगे तो शून्य हो जाएगा, और शून्य में फिर किसी से भी भाग करोगे तो भी क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर ईडी बोले तो ये, अगर ये आपका शून्य आ जाए तब वो पूरी तरह से बेलोचदार होती है। ये भी बेलोचदार है लेकिन ये पूरी तरह से नहीं है। तो पूरी तरह से बेलोचदार कब होगी कोई चीज, जब उसकी मांग की लोच हम अगर उसके फॉर्मूले में डालेंगे और हमें शून्य मिल जाएगा। और सीधी सी बात है, अगर मांग में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ और आपने पैसे बढ़ा दिए थे तब वो पूरी तरह से बेलोचदार होगी। ऐसी कई चीजें होती हैं। कोई ऐसी चीज सोचिए कि आपको पता है कि कीमत बढ़ गई है फिर भी आप खरीदोगे, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई डायबिटीज का मरीज है, क्या है, डायबिटीज का मरीज है, और डायबिटीज के मरीज को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, किसके, इंसुलिन। अब उसे पता है कि अगर वो 3 इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लेगा, जब डायबिटीज बहुत बढ़ जाती है तो बहुत ज्यादा इंजेक्शन लोगों को लेने पड़ते हैं, और उसको पता है कि अगर वो इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इंसुलिन की कीमत अगर पहले मान लीजिए कि 100 रुपए का इंजेक्शन चल रहा था, है ना, और अब 100 की जगह उसको 500 का मिलने लगे, तब भी वो 2 इंजेक्शन खरीदेगा दिन के। पहले भी 100, जब 100 रुपए चल रहा था तब भी 2 खरीद रहा है, 500 चल रहा है तब भी 2 खरीद रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि मांग जो है ना वो पूरी की पूरी उतनी ही बनी रहती है, भले ही आप कितना भी प्राइस बढ़ा दो। तो इस तरह की जब मांग होती है ना तो उसको हम लोग बोलते हैं ये पूरी तरह से बेलोचदार है।
है ना। और अगर जो भी प्राइस में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के बराबर होने लग जाए तो हम बोलते हैं कि इसमें इकाई लोच है। कितनी है, इकाई। क्यों, आपने 10% कीमत बढ़ाई और अगर 10% ही क्या हो गया, आपकी मांग गिर गई, तो बोलेंगे कि कुल मिलाकर के जितना बढ़ा रहे हो उतना ही गिर जा रहा है, तो इकाई परिवर्तन आ रहा है। कितना आ रहा है, इकाई लोच है। और अगर ऐसा हो जाए राजा बाबू कि आपने 10% प्राइस बढ़ाया और लोगों ने बोल दिया हमें कुछ नहीं खरीदना आपसे, क्या बोल दिया, हमें कुछ नहीं खरीदना। जैसे मैं एक बेवकूफ दुकानदार हूं, मैंने 10 रुपए का पेन 12 रुपए में कर दिया और मेरे बगल में दूसरी दुकान है जहां पर पेन मिल रहा है। सारे लोगों को पता है, सारे लोगों ने बोला कि भाई ये तो ठग्गू आदमी है, इससे को खरीदना है, तो सारे लोग दूसरे से खरीदने लगे। और जैसे ही सारे लोग दूसरे से खरीदने लगे तो मेरी मांग कितनी हो जाएगी, शून्य। और जैसे ही मेरी मांग शून्य अगर हो गई, आप समझ जाओ, तो क्या हो जाएगा। देखिए, अगर आपने प्राइस क्या किया, प्राइस में 10% का डिफरेंस था, ठीक है। यहां पर अगर मांग शून्य हो जाती है, मैंने आपको जीरो, जब कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा तो बताया था, अगर शून्य हो जाती है तो शून्य में से आप 20 घटाएंगे, फिर बटे 20 कर देंगे और गुणा 100 कर देंगे, तो ऊपर तो 100% आ गया, है ना। और नीचे क्या किया था आपने, थोड़ा सा भी चेंज किया था प्राइस में, थोड़ा सा भी। तो अगर आप ऐसी स्थिति में देखोगे, तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास इनफाइनाइट आ जाता है, ईडी का मान कितना आ जाता है, अनंत आ जाता है। और अनंत का मतलब क्या होता है कि आप थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाओगे ना तो आपकी मांग शून्य हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, शून्य। और वो जब शून्य परिवर्तन आपको दिखने लगेगा ना, तो वो तब दिखेगा जब आप फॉर्मूले में डालोगे तो वो आपको इनफाइनाइट मिल जाएगा। तो समझ में आ गई, 2-3 चीजें हैं, अभी मैं टेबल बनाऊंगा तो आपको सारी चीजें क्लियरली दिखने लग जाएंगी। लेकिन अभी के लिए आपको समझ आ गया कि बेलोचदार हम तब बोल देते हैं जब जितना परिवर्तन कीमत में हो रहा है उतना ना हो मांग में। और अगर बिल्कुल ही समझिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हम बोलेंगे पूरी तरह से बेलोचदार है, जैसे इंसुलिन वाली बात है। और अगर जितना परिवर्तन हमारे कीमत में हो रहा है उतना ही परिवर्तन मांग में होने लगे तो क्या बोलेंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि ये इकाई लोच है। इसमें कितना है, इकाई लोचदार है। और अगर प्राइस में आपने थोड़ा परिवर्तन किया और मांग में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हो गया, कितना, बहुत ही ज्यादा, तो बोल देंगे ये बहुत ही ज्यादा लोचदार है। समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, अलग अलग तरह की चीजें हैं जिनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, वो अलग अलग तरह की होती है। कुछ की बहुत इनइलास्टिक होती है, कुछ की बहुत इलास्टिक होती है। तो वैसी वस्तु की भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिक आपको आइडिया लग गया होगा। इसी को हम अपने दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जहां पर आपको एक टेबल भी बना करके दिखाऊंगा और अभी मैं आपको इनफाइनाइट भी निकाल करके दिखाऊंगा कि अनंत कैसे आ जा रहा है। और अनंत आने का मतलब क्या होगा, अनंत आने का मतलब होगा कि उस तरह की चीज कैसी होगी, बहुत ही ज्यादा लोचदार होगी। क्यों, क्योंकि उसकी लोच अनंत आ जा रही है। अब लोच अनंत आ रही है इसका मतलब बहुत ज्यादा लोचदार होगी, और जब लोच शून्य आ रही है उसका मतलब बिल्कुल भी लोच नहीं है, पूरी तरह से बेलोचदार है। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।